पढ़ के आते हैं और आपको आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये है। बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने गूगल किया, मुझे ये सिम्टम्स बताया तो मैं कैंसर तक लेके चल गया। What happens is, earlier कैसे रहता था, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, बोल दिया ये है, पेशेंट मान जाता था। पेशेंट्स और ऑडियंस को समझना पड़ेगा, हम डॉक्टर्स भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं और वो भगवान के खिलाफ हम जाकर आपके पेशेंट को बचाते हैं। It all comes down to your communication skill as a doctor. समटाइम्स वो चैरिटी ठीक है। ऐसे भी लोग आते हैं जो हाथ में फोन्स अच्छे होते हैं और हमको बोलते हैं कि डिस्काउंट्स करो, तो हमको वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट्स को भी अपना ड्यूटी समझना चाहिए। आपको अगर वो सिर्फ टच करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और उस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसी का वो पैसा लेते हैं। लोगों को शायद ऐसा लगता है दिस इज टू डिफिकल्ट। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, स्टडीज अप्रोच करनी पड़ती थी। अभी भी आपको अप टू डेट रहना पड़ता है कुछ चीज़ों के साथ। उतना नहीं पढ़ना पड़ता बट ठीक है। काउंसलिंग फैक्टर, रिलेटिव्स के साथ बात करना, समझाना। और आज के ज़माने में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एज अ डॉक्टर आपको कहीं जॉब करो या फ्रीलांसिंग करो, पेमेंट्स के लिए पूछना करना, बिकॉज एट दी एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट पेड समवेयर एट द अदर एंड घर चलाने के लिए। क्लिनिक में लोग जो पेशेंट्स आपको देख के आते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो बराबर आपके पेमेंट्स क्लियर करेंगे। कुछ लोग सच्ची में दिखते ही होता है कि गरीब है। जैसे कल रात को ही मेरे पास एक पेशेंट आया, वो ब्रिज के नीचे रहता है, उदयपुर से जयपुर से आया हुआ है और कपड़े भी अच्छे नहीं है, हालत बहुत खराब है, तो वो मेरी दवाई ले ले तो बहुत बड़ी बात है। तो आई वाज लाइक कि दवाई लो और जाओ, दैट्स इट। समटाइम्स वो चैरिटी ठीक है बट पेशेंट्स को भी अपना ये ड्यूटी समझना चाहिए कि जब डॉक्टर्स इतने साल पढ़ाई करके आते हैं तो आपको अगर वो सिर्फ टच करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं और उस पर ट्रीटमेंट देते हैं तो उसी का वो पैसा लेते हैं। 1000 हो, 1200 हो, 1500, 2000 हो। आपको एडवाइस अच्छी नहीं लगी तो आप किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। अभी वो डॉक्टर भी वही दवाई दे रहे हैं और तो सब सेम ही होगा। मतलब आप खुद रॉन्ग हो, कहीं ना कहीं आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आप थ्री तो ओपिनियंस लेके बस खाली इस पे आ रहे हो। सेकंड ओपिनियन तक ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओपिनियन तक चले जाते कुछ लोग कि नहीं, मुझे जो डायग्नोसिस दिया गया वो रॉन्ग ही है, मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये है ही नहीं। और कुछ पेशेंट्स जो आते हैं, हमको पता होता कि नॉर्मली कमा रहे, सब कर रहे हैं, आप आ रहे हो तो आप पूछ के ही आते हो कितना कॉस्ट है वगैरह। तो वो एक फैक्टर है जो हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है MBBS MD में। हमको सिर्फ सेवा धर्म काम ये सब सिखाया जाता है। ये जो हमने खुद ही ये सेवा धर्म काम लिखा है, एक्चुअली ये एक जॉब ही है, एक हेल्थ केयर सर्विस है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा स्किल्स आपको दे रहा हूँ, आप उसके लिए पेमेंट करते हो। बस खाली ह्यूमन फैक्टर आता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा और इमोशनल होते हैं आपके साथ। वो अपने आप निकल आता है हमारा इमोशनल। तो पेशेंट्स को, तो ऐसे भी लोग आते हैं जो हाथ में फोन्स अच्छे होते हैं और हमको बोलते हैं कि डिस्काउंट्स करो, तो हमको वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। एज अ प्राइमरी प्रैक्टिस, जहाँ पे खुद का क्लिनिक हो या खुद का भी हॉस्पिटल हो, तो वो डिस्काउंट करते करते आप अपना हॉस्पिटल का काम पूरा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ का पेमेंट्स एंड एवरीथिंग, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द नॉर्मल जनरल डायस्पोरा कि जहाँ बिल्स बनते हैं तो उसका कुछ रीजन होता है। वो वही हो गया ना कि फैशन स्ट्रीट में गए और 300 की जीन्स है, आपको 300 बोला जाएगा तो आप 300 में नहीं खरीदोगे, आप 200 तक आ जाओगे। तो वो 1000 बोलते हैं, आप आ जाते हो 300 तक। तो हम डॉक्टर्स को वो प्रेशराइज मत करो वो लेवल पे, या फिर स्टाफ्स को या हॉस्पिटल्स को कि आपको 1.5 लाख बोला जाए फिर आप डिस्काउंट्स करके वही जगह पे आ जाओ। इससे अच्छा जो वैसे जब प्रॉपरली करोगे तो हॉस्पिटल वाले खुद कभी कभी आपको डिस्काउंट दे देते कि नहीं इसने तो सुना है। तो वो कुछ हॉस्पिटल्स होंगे जो करते होंगे, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल्स बेस्ट है, जो क्वालिटी प्रोवाइड करे, तो आपको उधर जाना चाहिए, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स वैसे। और ये जो अभी मतलब वैसे तो बहुत टाइम से चलते आ रहा है बट अभी तो AI भी आ गया है, तो उसकी वजह से आई थिंक ये प्रॉब्लम आपने भी फेस किया होगा कि जो लोग गूगल करके आते हैं, जो पढ़ के आते हैं और आपको आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये है। राइट। तो कुछ लोग आए हैं, ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने गूगल किया, मुझे ये सिम्टम्स बताया तो मैं कैंसर तक लेके चले गए। बोला ही उन्होंने, कैंसर तक लेके चले गए। तो मुझे लगता था ये सब झूठ होता है कि हम लोग डॉक्टर्स ही बोलते हैं ऐसे। जब मैंने खुद ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बोला कि कैंसर तक लेके चले गए या फिर कोई बड़े इन्फेक्शन तक लेके चले गए, तो मैं डर गया देख के। तो मैं आपके पास आया कि ये चेस्ट पेन खाली अस्थमा वाला है या कैंसर वाला है। तो उनको ये बताना कि गूगल करो। मैं उनको मना नहीं करता, गूगल करो, ट्रीटमेंट देखो। वो जो डायग्नोसिस है वो देखो, ट्रीटमेंट में मत जाओ, डायग्नोसिस देखो क्या लगता है आपको, और उसको रिवैल्यूएट करने के लिए आप आ जाओ। हम लोग अगर सामने अच्छा डॉक्टर होगा तो वो आपसे 10,000 टेस्ट नहीं कराएगा, वो कुछ टेस्ट करा के आपको प्रूव कर देगा कि
दीज आर थिंग्स विच यू हैव। तो वो लेवल पे आप डॉक्टर को भी चूज करो। तो समटाइम्स आई गेट प्रेग्नेंट फीमेल्स एवरी नाउ एंड देन, कफ हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, एंड वी गिव देम ऑग्यूमेंटिन, एंटीबायोटिक दे देते हैं, अमोक्सिसिलिन, क्लेवोलिनेट, वी गिव देम पैंट 40 और एक डोलो 650 आराम से ले सकते हैं। ये लेने के टाइम पे भी उनको बड़ा स्ट्रेस होता है कि नहीं बच्चे को कुछ हो जाएगा, घर वाले क्या बोलेंगे। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, काउंसलिंग इज इंपॉर्टेंट। देन नेबुलाइजर से उनको ज़्यादा डर लगता है कि नेबुलाइजर से लंग खराब हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कभी कभी वो पूछते नहीं सर आप सेफ है क्या प्रेगनेंसी, 2 बार बोलने के बाद भी पूछते हैं सेफ है क्या प्रेगनेंसी में। तो आज पहले गूगल था, अब गूगल एआई आ चुका है, तो एआई का फायदा हमको भी यूज करना चाहिए एज डॉक्टर्स। मैं गूगल एआई पे उनको बोलता हूँ देखो ये एआई है, ये गूगल है, आप एड्रेस ढूंढते हो तो वो तो बराबर आपको एड्रेस में पहुंचाता है या फिर जगह का बताता है, खाना पीना क्या है, तो ये भी बराबर ही बोल रहा है कि दिस इज सेफ इन प्रेगनेंसी। मैं भी बोला, ये भी बोला, एआई ने भी बोला, मैंने भी बोला, दोनों सेफ है। अब उसमें कहीं कहीं लिखा होता है मे बी अनसेफ इन प्रेगनेंसी, तो उसमें हमको डिफाइन करना पड़ता है, हमको बोलना पड़ता है कि आप उतने आर्टिकल्स नहीं पढ़ते जितने हम पढ़ते, तो उसका काम मुझे करने दीजिए। हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आपको आर्टिकल्स भेज देंगे, आप वो रीड करिए आर्टिकल्स और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लीजिए। तो वैसे हम लोग उनको एडवाइस करते हैं, वैसा रहता। मतलब सो इट ऑल, आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू योर कम्युनिकेशन स्किल एज अ डॉक्टर। यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि वो जो सोच रहे हैं, जो एक्चुअल रियलिटी में है, उसमें क्या डिफरेंस है। आपको शायद उसको प्रूव करके दिखाना पड़ जाता होगा कहीं ना कहीं, कभी कभी। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, अर्लियर कैसे रहता था, डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, बोल दिया ये है, पेशेंट मान जाता था, तो हाँ पेशेंट मान जाता था। बट राइट नाउ दैट्स नॉट द केस। राइट नाउ एक्सप्लेन करना, काउंसलिंग करना, क्यों ये मेडिकेशंस दे रहे हैं, क्यों ये दवाइयां दे रहे हैं, क्यों नेबुलाइजर काम करेगा, क्यों ये मेडिकेशंस काम करेगा, क्यों स्टेरॉइड्स भी काम करेगा, स्टेरॉइड्स काम करता है, किस लिए काम करता है, सब समझाना पड़ता है और वो एक्सेप्ट भी करते हैं फिर। एंड मेरा एक तरफ से मैं एक कम्युनिकेशन और गैप क्लोज करता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप कम्युनिकेशन चलता रहता है। ओके। तो मुझे वो लोड पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट भी स्टेबल रहता है, मैं भी स्टेबल रहता हूँ कि हम लोग को दोनों को ज्यादा कुछ मतलब अगर 2 दिन के बाद ही उनको कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है या फिर उनको लग रहा है कि खांसी बहुत बढ़ गई है या फिर कम हो चुकी है, तो मैं कुछ मेडिकेशन फोन पे उनको बोलता हूँ ये कम कर दो और या फिर बढ़ा दो, ये चीज ले लो, ताकि फॉलोअप में जब आए तो ट्रीट होकर आए और हम लोग फाइनल डायग्नोसिस उनको दे पाए। तो वो मेरा खुद का सब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेरा फील्ड मुझे अलाउ करता है उतना करने के लिए। सर्जन्स के लिए मुश्किल है, उनका काम है सर्जरी करो, ऑब्जर्व करो, तो वो चीज के लिए फिर ऐसा चलता है। राइट। एंड लाइक you mentioned earlier कि आप फिर corporate hospitals में practice करते हैं। Give me your impression यार, मतलब कैसा है कि अभी चलो आपके practice में आपने कुछ out of the usual या फिर जिसको बोलेंगे कि अरे यार ये तो corporate hospital लूटने के लिए बैठे हैं, मे बी शायद आपने personally experience किया ना हो, but having been in that job environment, जो अभी करंट ओपिनियन बन गया है कि अरे यार ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ना सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, इज दैट ट्रू? नाउ व्हेन वी कंसीडर अ हॉस्पिटल, अगर छोटा बेड का हॉस्पिटल है, उधर भी हमारे जैसे कंसल्टेंट्स कभी कभी विजिट करते हैं, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, स्कोपीज करते हैं, एंडोस्कोपीज करते हैं, सर्जरीज भी होती हैं, तो कॉस्ट फैक्टर थोड़ा गिरता है बिकॉज पेशेंट उतना ही पे कर पाता है। अब जो पेशेंट्स विलिंगली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो जैसे कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हमारे थाने और नवी मुंबई में हैं, तो विलिंगली जा रहे हो आप विलिंगली जा रहे हो, तो उधर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। पहले तो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि रिलेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने पेशेंट को एडमिट कर रहा हूं तो मुझे पहले से इन्फॉर्म्ड है कि मेरा इतना खर्चा होगा। आप अगर एक हिल स्टेशन में जाके छोटा सा रूम लोगे तो उधर आपको वही 5,000 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर एक बड़ा लैविश रूम लोगे, सिंगल रूम लोगे, डबल रूम लोगे, तो आपका कॉस्ट उतना बढ़ेगा ही। सिस्टर कॉस्ट बढ़ेगा, डॉक्टर्स का कॉस्ट बढ़ेगा, सर्जरी कॉस्ट का ओटी काम तो वही सर्जन करने वाला है, लेकिन कभी कभी सर्जरी कॉस्ट फिर भी सर्जरी कॉस्ट या स्कोपी कॉस्ट या जो भी रहता है वो नॉर्मली रहता है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज का भी वो प्रॉब्लम आता है उसमें कि आप लोग जब हम लोग अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो दे वुड ओनली सेंड दिस मच अमाउंट, बाकी अमाउंट्स के लिए वी हैव टू राइट लेटर्स की पेशेंट का है, समटाइम डिडक्शन कम समटाइम्स नॉट कम। तो पेशेंट को काउंसलिंग इज सब अट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये एस्टिमेट लेके जाइए, ये सर्जरी कॉस्ट है, ये एडमिशन कॉस्ट है, 5 दिन लग सकता है। अब जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट में आता है तो उसमें कोई एंड नहीं होता, तो उसमें हम लोग पेशेंट को समझा के रखते हैं कि 5 दिन का एडमिशन तो लगेगा, लेकिन उसके अंदर कम से कम
60 to 1.5 लाख का खर्चा हो सकता है। बेड चार्ज वगैरह आप अलग से काउंट करिए, जो मेडिकल खर्चा है वो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब वो वर्ड यूज करना जरूरी है कि मेडिसिन तो आप लाओगे। अभी कहीं कहीं जगह पे मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है ब्रांड्स टू ब्रांड्स में। अभी आप चाइनीज फोन यूज करो या फिर इंडियन फोन यूज करो या फिर कोरियन फोन यूज करो, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा। सिमिलरली मेडिसिन का भी कुछ ग्रेड होता है, कुछ क्वालिटीज होता है जो एक्चुअली इफेक्टिव होता है। तो वो चीज पेशेंट्स को, उनको भी वो रिस्पॉन्स समझना चाहिए वो चीज पे। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है, जैसे 2 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट था, तो मैं वो टेस्ट, वही नॉर्मल कल्चर टेस्ट में जब किधर करवाता हूँ उसका टेस्टिंग, तो वो 15,000 में 15 ड्रग का पता चल जाता है कि कितना सेंसिटिविटी है। बट वही एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वो 24,000 लग रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो गलत लगता है। तो पेशेंट को भी मालूम पड़ता है कि सर ये तो ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, या फिर मैं देखो ऑनलाइन जब चेक करते हैं ना, तो उसमें तो जानबूझ के प्राइसेस कम दिखाते हैं, जब रियल कॉस्ट आता है तो वो बढ़ के ही आता है। रिपोर्ट्स भी कभी कभी इशू आती है, तो जो एग्जैक्ट 1,000 का टेस्ट होता है जो मार्केट में चल रहा है 200-300 पर, वो परफेक्ट होता है मेरे हिसाब से। तो अगर वो, अभी मैं भी उसको नहीं बोल सकता हूँ कि तू वो सैंपल निकाले हैं वो कर, तो वो कॉस्ट उसको भरना पड़ा। एट द एंड आदमी भर देता है कॉस्ट, बिकॉज उसको वो सोल्यूशन चाहिए रहता है। तो ये छोटी मोटी चीजों में अगर वो कॉस्ट ना बढ़ाएं और अच्छा रहे तो ठीक है। अब उसमें भी जो ये कॉस्ट होते हैं, शायद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर लैब प्रोसेसिंग कॉस्ट, और जितना बड़ा लैब होगा तो उतना चार्जेस लगेंगे। आप कॉफी नॉर्मल रोड पे भी पी सकते हैं, बट वही स्टारबक्स की कॉफी पीने लोग जाते हैं, तो वही लोग उसमें से 10, मैं नहीं बोलता कि 10 लोग के 10 लोग रॉन्ग है, वही 10 लोग जब ये हॉस्पिटल में आते हैं और अपना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, एक्सपेक्टेड है कि आपका प्राइस 5 लाख, 6 लाख, 15 लाख तक भी जा सकता है। आप खुद लेके आए पेशेंट को, आपको बताया गया था कितना खर्चा हो सकता है। अब मेरे लाइफ में एक पेशेंट ऐसे हुआ था जो ऑलमोस्ट बैड था, तो उसको शिफ्ट किया था मेरे अंडर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में। उनको ऑलरेडी बिल 1 लाख 2 लाख तक क्रॉस हो रहा था, और 3rd डे ऑलमोस्ट हो चुका था कि 3rd डे वो बैड ही था, बच्चा था। 3rd डे में उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, वो जाने के रास्ते में ही था भगवान के पास। तो रिलेटिव्स क्या बोला, अब इस टाइम पे डॉक्टर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। वहां पे डॉक्टर्स से और स्टाफ से और हॉस्पिटल से लड़के कुछ मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत डिडक्शंस और डिस्काउंट दे देंगे तो ठीक है, बाकी पेमेंट करना पड़ेगा, सिंपल है। बाकी डॉक्टर्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैंने उसको समझाया, वो बोला मेरे को, मैं अपना घर बेच के आता हूँ, मेरी दुकान है उसको बेच के रख के आता हूँ, उसका पैसा 2-3 लाख लेके आता हूँ, उसको निकाल ठीक करो। मैं बोला तू कितना भी डाल ले, ये पेशेंट नहीं बाहर आने वाला, क्योंकि तो अभी फाइनल टर्शरी केयर सेंटर में आ चुका है। यहाँ पे मैं देखो अगर सब मशीन्स भी डाल दूंगा तो ये कुछ मतलब नहीं है। तो वो मान गया, और पेशेंट ऑलरेडी बैठ था, तो वो समझ में आ गया उनको कि बच्चा को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। उनको एक स्टोरी भी बतानी पड़ती है कि तुम्हारे पास 4 बच्चे और हैं, 3 बच्चे और हैं, 2 बच्चे और हैं, उनको संभालो, उनकी आगे परवरिश करो। 3 दिन पहले एक पेशेंट है, उसको हमने एक्मो भी किया है, उसको वेंटिलेटर पे है, 10-15 रिलेटिव्स आते हैं, सबको समझाते हैं। उसमें से एक रिलेटिव का क्वेश्चन, जो आप अगर टॉन्टिंग नेचर से आओगे तो हमारे जमाने के डॉक्टर्स पहले जैसे नहीं है जो शांति से सुनेंगे। हम भी बराबर आपको टॉन्टिंग एंड डॉन्टिंग नेचर से बात करेंगे। फिर 10 रिलेटिव्स में से वो एक रिलेटिव अगर हमारे से बात कर रहा है और बोल रहा है, ये हुआ ही है, बोला है कि आपने तो मशीन लगा दी है, पेशेंट जिंदा है कि मरा हुआ है पता नहीं, आप लोग बस खींच रहे हो, मतलब डिसीजन आपका, पेमेंट आपकी। ये इसके बारे में आर्टिकल पढ़ लो, या किसी अंग्रेजी पढ़ने वाले से पढ़ा लो, उसको कन्वर्ट कर, तो अलाउड भी है गूगल ट्रांसलेट में, हिंदी में पढ़ा लो, मराठी में पढ़ा, हमसे समझ लो, हम सब समझा देंगे कि ये मशीन, एक्मो मशीन सिर्फ इंसान का लंग और हार्ट को लंग को शांत कर रही है, वो बाहर साफ सफाई कर रही है। यही नॉर्मल लाइफ में बात करना पड़ता है। बाकी पेशेंट अगर 5 दिन तक इंप्रूव करता है तो आप ये मशीन निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक होगा पेशेंट। नहीं तो आपको बता दिया जाएगा पहले ही कि मशीन बंद करेंगे और ऑफ करेंगे, और पेशेंट भी उस टाइम ऑफ होगा, यानी कि भगवान के पास जाएगा। तो ये चीज 2 बार समझाने के बाद भी 4थे दिन में भी आके उनका यही आंसर था दूसरे डॉक्टर को, आईसीयू के हेड को। तो हम ऐसे केसेस में उनको फिर डॉन्टिंग नेचर से ही बात करते हैं कि दिख रहा है ना, हो रहा है पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स को प्यार से बात करके, हम कितना प्यार से बात करें, कितना बने उनके सामने, तो उस टाइम हमको फिर प्रॉपर्ली क्लियरली बोलना पड़ता है डंके की चोट पे कि जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं, आप 4थे दिन आप बंद करिए, हम बंद कर देंगे, आप पैसा मत भरिए, आप बोल दिए बंद करना, बंद कर देंगे। अगर पैसा है तो चादर फैलाइए, क्योंकि कुछ चीजें डालने के लिए, कुछ चीजें यूज करने के लिए पैसा जरूरी होता है। कोई सीएम फंड आ रहा है, कोई फंडिंग कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर फंडिंग नहीं हो रही है तो फिर आप उसी टाइम इसको स्टॉप करिए कि ठीक है हमसे इतना ही हो पाएगा, अपनी लाइफ खतरे में मत डालिए।
ये लोग समझते नहीं है। फिर उसके बाद जब पेशेंट की डेथ हो जाती तो उसके बाद देन दे क्राई एंड देन दे येल एट द हॉस्पिटल एंड ऑन देमसेल्व्स आल्सो। एट द एंड उनको अपने अंदर पता है कि हमको पता था पहले से कंडीशन नहीं अच्छी होगी, तो हमको कहीं ना कहीं डीएनआर, डीएनई सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है डीएनआर कि हमको इसके आगे बढ़ना नहीं है, आप साइन दे दीजिए, डू नॉट रिससिटेट, डू नॉट एस्केलेट, तो हम अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। पेशेंट का अगर जिंदगी रहेगा अच्छा तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि यूथेनेसिया इंडिया में अलाउड नहीं है सिंपल। तो ये दो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने दे के रखा है। तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट्स और रिलेटिव्स का भी है। एंड व्हेन मैं इसी चैनल के थ्रू यही बोलना चाहूंगा, जो रिलेटिव सोच के आते हैं कि हम लड़ लेंगे, डिस्काउंट कर लेंगे, बता देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जो डॉक्टर्स को मिल रहे हो आजकल, हम सब आपको समझ चुके हैं, आपकी जनरेशन को समझ चुके हैं और हमारी लोअर जनरेशन को भी समझ चुके हैं। तो जो जेनजी आ रही है वो अलग ही है, वो एकदम क्लियर कट है। जो मिड जनरेशन है वो फिर भी सुनती है, जो ओल्ड जनरेशन है उसमें थोड़ा सा इश्यूज है, तो वो उनको समझाना करना वो हमारा काम है। इन शॉर्ट स्कूल से ये शुरू होना चाहिए एक्चुअली। वैल्यू एजुकेशन का लेवल, सिविक सेंस का लेवल खत्म हो चुका है अपने देश में। वो लाया जाए तो बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। क्योंकि पहले क्या होता था, अभी ये भी सुनी सुनाई बातें हैं, मैंने कहीं सुनी है, बट सिंस यू आर वर्किंग देयर, डू टारगेट्स एग्जिस्ट इवन नाउ? डॉक्टर्स को मिलते हैं टारगेट्स? नो, सो टारगेट्स आर नॉट गिवन बाय द हॉस्पिटल्स, नीदर अ डॉक्टर वांट्स टू अचीव एनी टारगेट्स। इफ आई एम एडमिटिंग अ पेशेंट एट वन हॉस्पिटल और वो हॉस्पिटल में उसका बिल बनता है 1 लाख 2 लाख रुपीज, उसको ट्रीट होके जाता है या भगवान के पास जाता है। सिंपल बात करूंगा, भगवान के पास भी गया तो हमने मेहनत की है भाई, हमने 18 दिन 15 दिन 5 दिन जितनी मेहनत की कोशिश की, हाँ। हम भगवान नहीं है, ये पेशेंट्स और ऑडियंस को समझना पड़ेगा। हम डॉक्टर्स भगवान नहीं है, हम इंसान हैं, और वो भगवान के खिलाफ हम जाकर आपके पेशेंट को बचाते हैं। भगवान की इतनी पूजा, हम दिन भर पूजा अर्चना दुआ सब करते हैं, प्रे करते हैं, पाठ करते हैं। एट द एंड वो भगवान का आउटकम क्या है? या तो आपका पेशेंट बाहर आएगा या तो उसके हिसाब से वो उसको लेके जाएगा। तो इट इज ऑलवेज अ गुड आउटकम अकॉर्डिंग टू गॉड, गुड आउटकम। ही वांट्स टू टेक यू अवे एंड वी आर द फाइटर्स ट्राइंग टू फाइट दैट गॉड कि पेशेंट को पीछे खींचो। सो वी आर डेविल काइंड ऑफ, इफ यू लुक इनटू एन अदर वे, वी आर नॉट एंजल्स, वी आर डेविल्स ट्राइंग टू फाइट द गॉड कि मैं जाने नहीं दूंगा इसको आज रात को, मैं कल तक इसको बचा के रखूंगा। तो बिल 2 लाख बने 3 लाख बने, मुझे मेरे दिहाड़ी की पेमेंट, मेरे राउंड्स की पेमेंट, मेरी मेहनत की पेमेंट, मेरे सर्जरी की पेमेंट मिलनी चाहिए। बाकी हॉस्पिटल को अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये बिल, वो सब पेमेंट करना है। अब उसमें अगर मैं किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करता हूँ एज अ फुल टाइमर और वहां पे मैं एडमिशंस करता हूँ, तो डेफिनेटली आप अगर कोई भी जॉब करते हो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंजीनियर जॉब करता है, वो अगर महीने का 2 लाख रुपए लेता है कंपनी से, तो 50 लाख का तो काम करके देगा। हमारे केस में 50 लाख का काम गिनती में नहीं आता है। आप जो पेशेंट आ रहे हैं आप एडमिट करो, आपके पेशेंट एडमिट होंगे तो टारगेट, अभी आजकल टारगेट सिस्टम खत्म हो चुका है। खाली ये है कि भाई आप इज्जत रखिए हॉस्पिटल की कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप सामने से कम पेशेंट्स एडमिट करिए, ओपीडी देखिए। जो ओपीडी आप इधर उधर भाग भाग के देखा गया, तो वहाँ कहीं एक जगह देख लीजिए, तो वो आस्ते आस्ते वो डॉक्टर में आता है कि चलो मैं एक जगह बैठ के करूँ। और एक एज आती है फैक्टर, जब 40-50 ईयर्स का होता है तो उसको बैठना पड़ता है। पेशेंट्स को, ऑडियंस को, डॉक्टर्स को भी इंसान समझना पड़ेगा। आई टेल यू, दे डोंट थिंक वी आर इंसान, वो ह्यूमंस नहीं समझते हैं। इनफैक्ट अभी के वर्ल्ड में लास्ट 6-7 मंथ से तो नॉर्मल इंसान भी एक दूसरे को मानुस को पहचान नहीं रहा है। उसका कुछ अलग ही फंडा चालू है, अलग ही डिस्कशन चालू है। हेल्थ केयर छोड़ दो, रोड्स छोड़ दो, कुछ अलग ही फंडा चालू है। तो उस लेवल पे इंसान को समझे, हाँ भाई डॉक्टर भी अपने ऐसा ही है, वो ट्रीटमेंट दे रहा है, वो सब इन्फॉर्म कर रहा है, सब बराबर हो रहा है। तो जहां मेरी मेहनत की कमाई मैं लूंगा, हॉस्पिटल भी लेगा। और हॉस्पिटल यही चाहता है कि अगर हम, हॉस्पिटल्स बोलो, ऑफिसेज बोलो, आपके जॉब्स बोलो कि हम आपको 5 लाख 10 लाख दे रहे हैं, तो आपका काम है आप इधर ही बैठ के सारा काम करो, चाहिए ठीक है, बाकी चैरिटी करो, दूसरी जगह पे लोगों की मदद करो, पेशेंट्स देखो, सस्ते में भी देख लो। और उन पेशेंट्स को अगर अच्छा केयर चाहिए तो यहाँ लेकर आओ। और मेरे टाइम पे ऐसा हुआ है कि कुछ पेशेंट्स को जरूरी था कि उनको कॉर्पोरेट की जरूरत थी। इनफैक्ट वही प्रोसीजर वो 50 बेड हॉस्पिटल में हो सकता है, बट बिकॉज वो पेशेंट के रिलेटिव्स अगर पैसा नहीं पे करना चाहिए, एंड में बोलेंगे इतना डिडक्शंस आ गया, हमारी गलती तो नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी ने डिडक्शंस दिया तो हमारी गलती नहीं है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा वो चीज़ का। तो हॉस्पिटल जो बोलते थे कि आप किसी हायर सेंटर ले जाओ, क्योंकि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो हम लोग हॉस्पिटल कैसे आगे चलाएंगे, दूसरे पेशेंट्स को कैसे सर्विस करेंगे, चैरिटी का निकालेंगे उसमें से। तो ऐसे पेशेंट्स को हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाके कोई प्रोसीजर्स जहाँ पे होते हैं और चूज करते हैं, यहाँ पे 2.5 लाख का हो रहा है, यहाँ पे 4 लाख का हो रहा है, मैं भी वो चूज ही हूँ।
यहाँ 4 लाख का वही प्रोसीजर तो मैं नहीं चूज करता, मैं 2.5 लाख वाले में जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं तो उधर हूँ ही, और वो भी अच्छा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। तो वो टारगेट्स में काउंट नहीं होता, वो सर्विस में ही काउंट हो जाता है। अगर हॉस्पिटल आपको पे कर रहा है अलग से तो ठीक है, फुल टाइमर और पार्ट टाइमर का, या फुल टाइमर या फिर विजिटिंग का होता है। विजिटिंग को ये सब स्ट्रेस नहीं होता, बट फुल टाइमर्स में भी बोलते नहीं है टारगेट्स आजकल, सीधा बोलते हैं आप आएंगे तो अच्छा आपके लिए। दैट इज अ जनरल टर्म जो हर एक, आपको 2 लाख देंगे तो आप 4 लाख का एटलीस्ट काम करो कम से कम, या फिर आप इधर टाइम पे बैठो आओ, या तो टाइम पे बैठो या तो पेशेंट्स आप एडमिट करो वगैरह। तो वो सब चीजें जो एडमिट होती नहीं है तो पेशेंट के अच्छे के लिए होती हैं, पेशेंट को सर्विस मिल रही है, पेशेंट पैसा पे कर रहा है उसका, डॉक्टर को अपने पैसे मिल रहे हैं, हॉस्पिटल को खाली ये कि हॉस्पिटल चल पहल रहा है, ठीक है काम कर रहा है। तो नो मोर टारगेट अचीविंग, इट इज ओनली इक्वल सर्विस नाउ। एज आई टोल्ड यू, वो पहले वाले जो लोग थे, ऑडियंस थे, उनको ये समझना पड़ेगा कि आजकल टॉन्टिंग एंड डॉन्टिंग नेचर दोनों तरफ से निकलता है। आजकल आप किसी को हाथ उठाओगे तो दूसरा आदमी वहां से पुलिस आ जाएगा, आप टॉन्ट करोगे तो यहाँ से डॉन्टिंग होगा, आप इक्वली काम करोगे तो आपको ऐसी सर्विस मिलेगी कि आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये। तो लोग अगर हमको वो नजर से देखते हैं, आज कोई डॉक्टर को भगवान भगवान नहीं बोलता, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक करके दे, दो भी नहीं दे, मैं बोलता ये ले। बात आती है, कुछ पेशेंट्स मेरे को भी क्लिनिक में मिले हैं, मतलब दिन में 10 पेशेंट अगर आते हैं क्लिनिक में तो मैं क्लिनिक का रेंट भी निकालता हूँ। कभी कभी कुछ पेशेंट देने में हकलाते हैं कि इतना नहीं दे पाएंगे, मैं बोला ठीक है, तुमको देख के तो लगता है कि तुम दे सकते हो, तो वो लेवल पे अगर वो समझे हमको भी कि हमको भी रेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या करेंगे, अपना क्लिनिक बंद कर देंगे, हॉस्पिटल में बैठ जाएंगे जहाँ पे रेट्स बढ़ जाते हैं, तो आ जाओ वहीं पर। वैसा होता है। तो पेशेंट्स लोग को भी समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा, और टारगेट जैसी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। इट इज ऑल गिव एंड टेक कि भाई हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप इधर टाइम दीजिए, आप एडमिशंस करिए, एटलीस्ट 50% तो करिए, 20% तो करिए, शुरुआत तो करिए, बाद में देखा जाएगा। विद टाइम, विद नाम जब होता है तो पेशेंट ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करेंगे, वो कॉर्पोरेट में या प्राइवेट में। तो वैसा अमेजिंग यार, अमेजिंग इनसाइट। और सो सिंस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बात चल रही है, जो दवाई है उसमें यूज होती है, अभी ये तो सब ट्रीटमेंट की बात हो गई, बराबर। मैं समझता हूँ कहीं अगर कॉस्ट बचाई जा सकती है, मे बी वन ऑप्शन इज कि दवाई, जैसे आप बोलो ब्रांडेड दवाई या जेनेरिक दवाई। सो व्हाट इज योर टेक और योर ओपिनियन ऑन ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक? नाउ आई विल बी वेरी open about this and I talk to my patients every day about this.